हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। 11 कॉमर्स का अकाउंट्स का आज हम फर्स्ट लेक्चर रेगुलर बैच में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, दिस इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट और ब्रैकेट में लिखा है पार्ट 1। तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें और भी पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं, यस देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, हर एक पार्ट में 11-11 चैप्टर्स हैं। एज यू कैन सी हियर, इंडेक्स आप देख लो, 11 चैप्टर्स ये हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें पहला जो चैप्टर है ये है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। ये आज हम स्टार्ट करेंगे। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि टर्म्स, न्यू वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स। तो आज हम अकाउंट्स में जो भी नए शब्द आते हैं, न्यू वर्ड्स आते हैं, वो हम लर्न करेंगे यहाँ पे। वैसे अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी दी हुई है, उसके एडवांटेजेस भी दिए हुए, अकाउंटिंग हिसाब किताब लिखने से आपको क्या फायदे होते हैं वो भी दिए हुए हैं। बट दिस थ्योरी विल बी टेकन एट अ लेटर स्टेज। अभी हम टर्मिनोलॉजी ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ओके, सो लेट अस बिगिन टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। इसमें ये टॉपिक में हम लर्न करेंगे कि अकाउंट्स की फील्ड में या अकाउंट सब्जेक्ट में स्पेसिफिक वर्ड्स कौन से आते हैं, न्यू वर्ड्स कौन से आते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट यू नीड टू लर्न सर्टेन वर्ड्स विच आर स्पेसिफिकली यूज्ड इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, सो ये है आपका टॉपिक। स्टार्ट कर रहे हैं हम टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। उसमें सबसे पहला ये है बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन? तो देखिए, ट्रांजेक्शन तो आपको पता ही है, कोई भी ट्रांजेक्शन। वैसे आपने बैंक में इतना ट्रांजेक्शन हुआ वो सेंस में आपने सुना भी होगा, राइट। बट यहाँ पे ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, उसकी एक्सचेंज करनी है, उसकी लेन देन करनी है। वन पर्सन इज गिवर, वन इज द पर्सन हु रिसीव्स इट। सो एक बंदा ले रहा है, एक बंदा दे रहा है। एक्सचेंज द प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन। सो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में प्रोडक्ट या सर्विस की एक्सचेंज होती है, लेन देन होती है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ कैश और ऑन क्रेडिट। या तो वो कैश पे लेन देन ट्रांजेक्शन करेंगे या तो वो क्रेडिट पे करेंगे ट्रांजेक्शन। मतलब आपको वर्ड से पता चल जाता है, कैश ट्रांजेक्शन मीन्स अगर आप गुड्स या सर्विस परचेज करते हो एंड यू आर पेइंग द मनी इंस्टेंटली, इट इज कैश ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज अ ट्रांजेक्शन इन विच द गुड्स एंड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड या परचेज्ड नाउ एंड द अमाउंट इज टू बी पेड इन फ्यूचर। पैसे फ्यूचर में दिए जाएंगे, ऐसा प्रॉमिस किया जाता है, राइट। सो ट्रांजेक्शन की ये डेफिनेशन होगी पहले। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एन exchange of what? Product or service of the business between two or more persons in the form of cash or on credit। ये इसकी डेफिनेशन है बिजनेस ट्रांजेक्शन की। और जैसे कैश और ऑन क्रेडिट मतलब हमें पता चल गया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शंस में ऑन द स्पॉट या इमीडिएटली इंस्टेंटली पेमेंट किया जाता है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पेमेंट इंस्टेंटली नहीं किया जाता बट प्रॉमिस किया जाता है कि आपको पेमेंट फ्यूचर में किया जाएगा, राइट। ठीक है, हाँ, उसके बाद एक इवेंट करके एक नया वर्ड आ रहा है। इवेंट का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट्स। कोई भी घटना घटती है, कोई भी इंसिडेंट टेक प्लेस करता है तो हम बोलते हैं दैट वाज द इवेंट। बट यहाँ पे अकाउंट में थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है, little difference meaning we have to learn here. Event means situation or result created from transactions। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन। देख लो स्क्रीन पर, रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन। आपको लगेगा सर ये क्या है, तो पहले मैं आपको बताऊं। पहले ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट होता है ना, वो होता है इवेंट। अब ट्रांजेक्शन एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, हमने गुड्स परचेस किए सपोज 3000 के, उस पर हमने खर्चा किया 500 रुपीज का। ओके, सो टोटल एक्सपेंस हमारी कॉस्ट कितनी हो गई? 3500। ओके, सो ये 2 ट्रांजेक्शन हमने किए। पहले गुड्स परचेस किए 3000 रुपए में, 500 रुपए का हमने उस पर खर्चा किया, राइट। सो वो भी ट्रांजेक्शन हो गया। अब वही गुड्स हम 5000 रुपीज में सेल कर रहे हैं, राइट। सो सेल्स वो भी ट्रांजेक्शन हो गया।
परचेज, अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो वो भी ट्रांजेक्शन हो गया। वेजेस पेड, आप मजदूरी चुकाते हो, लेबर चार्जेस पे करते हो तो वो भी ट्रांजेक्शन हो गया। बट नाउ देखो, आपने 5000 का सेल किया और टोटल खर्चा कितना था 3500, तो उसको माइनस करोगे आप तो आपका प्रॉफिट जो आ रहा है ये रहा 1500 रुपए। वो ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन हमने देखी ना, क्या होना चाहिए, लेन देन होनी चाहिए, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। प्रॉफिट 1500 रुपए मिला, क्या हमने उसमें 1500 रुपए की कोई प्रोडक्ट या सर्विस एक्सचेंज की, सेल की, परचेज की? नो। परचेज सेल्स तो एक्चुअली सेल्स तो 5000 का हुआ था, परचेज 3000 का, 500 का खर्चा। सो इन तीनों ट्रांजेक्शन का रिजल्ट जो आया 1500 रुपए, वो होता है प्रॉफिट, और उसी को बोलते हैं इवेंट। सो इट इज अ रिजल्ट एंड दिस इज एन इवेंट, इट इज एन इवेंट, right? So transaction, that is an exchange of product or service between two or more persons in form of cash or on credit, and event is an incident, it is created from transaction, the result created from transaction, ठीक है। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड आ रहा है, कैपिटल। कैपिटल इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर टू कमेंस द बिजनेस। कमेंस मतलब स्टार्ट करना, है ना, ये वर्ड कमेंस द बिजनेस मतलब बिजनेस स्टार्ट, टू स्टार्ट द बिजनेस। सो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, whatever amount is invested by owner into his own business, मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ तो वो मेरे बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट तो किया होगा ना भाई। यस, आप अगर फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो, आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको कुछ पैसे खुद के लगाने पड़ेंगे ना, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ना, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, टू कमेंस बिजनेस ओनर हैज ब्रॉट रुपीज 10,000 कैश। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर कितने पैसे लाया, 10,000 रुपए कैश लाया, फर्नीचर लाया 6,000 रुपए का, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000, राइट, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 ये भी लाया। सो टोटल कैपिटल कितना हो गया, 10,000 कैश, 6,000 का फर्नीचर, 8,000 के गुड्स, तो ये 10 + 6 + 8 24,000 इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल। मतलब अब मुझे कोई पूछेगा कि व्हाट इज योर कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल इन योर बिजनेस, तो मैं बोलूंगा भाई 24,000 है, क्योंकि 10,000 में कैश लाया था, 6,000 के फर्नीचर लाया था, 8,000 के गुड्स लाया था। सो टोटल 24,000 इज माई कैपिटल, ठीक है। सो कैपिटल का मतलब समझ गया, ओनर अपने बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करता है वो होता है कैपिटल। अब आगे एक वर्ड है ड्राइंग्स। वैसे ये वर्ड देख के आपको पहले लगेगा सर ड्राइंग्स मतलब कुछ ड्रॉ करने का होगा, है ना, पर नहीं, ड्राइंग्स का मतलब पूरा यहाँ पे अलग है। अकाउंट्स है ना, इसीलिए तो हमें सिखाया जा रहा है कि नए नए शब्द के मीनिंग समझो। अगली बार से कोई ड्राइंग्स बोले तो आपको ऐसा कोई स्केच, ऐसा ड्राइंग, पेंटिंग, ऐसा कुछ इमेजिन नहीं करना है। ड्राइंग का यहाँ पे एक अलग ही मीनिंग, एक स्पेशल मीनिंग है। जैसे आप समझो कैपिटल में क्या होता है, हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब समझो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, बिजनेस किया, अब 1 महीना खत्म हुआ, तो कम से कम मुझे कुछ पैसे घर पे तो देने पड़ेंगे ना, फॉर माई पर्सनल एक्सपेंसेस, फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ माई हाउस होल्ड, मुझे घर खर्च के लिए भी कुछ पैसे बिजनेस में से लेने पड़ेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे पैसे दे रहा हूँ, अगर ओनर यहाँ पे बिजनेस में पैसे दे रहा है तो वो क्या होता है, कैपिटल, और ओनर बिजनेस में से पैसे वापस ले रहा है तो क्या हो गया, ड्राइंग्स, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। देखो स्क्रीन पे मैं हाईलाइट करूंगा, वो देखना। ड्राइंग्स में सेकेंड पैराग्राफ में, व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस विदड्रॉस, विदड्रॉ करना मतलब ले लेना, जैसे हम बैंक में से पैसे विदड्रॉ करते हैं ना, अपने ही पैसे होते हैं, हम विदड्रॉ करते हैं, राइट, तो यहाँ पे भी हमें पैसे ले लेने, क्योंकि पहले हमने इन्वेस्टमेंट किया था बिजनेस में, अब हम वापस ले रहे हैं, इसलिए वर्ड है विदड्रॉस एसेट्स फ्रॉम बिजनेस। एसेट्स का मतलब क्या होता है, मीन्स कैश और गुड्स और एनी अदर वैल्यूएबल थिंग। समझो कि मेरे क्लासरूम पे, मेरे ये क्लास में समझो कि एक फैन है, वो फैन समझो मुझे लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तो वो मैं घर के लिए ले जा रहा हूँ, तो वो भी क्या हो गया, ड्राइंग्स। सो कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, या कोई भी ऐसी मूल्यवान चीज हो सकती है। इट कैन बी एनी वैल्यूएबल थिंग, right, which is taken by the owner from the business, ठीक है। बिजनेस में से खुद के लिए ओनर कुछ पैसे, कुछ गुड्स या और कोई चीजें विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स।
ગુજરાતીમાં એને ઉપાડ શબ્દથી ઓળખવામાં આવે. उपाड़ કહેવાય છે ને ગુજરાતીમાં. पैसे हम मतलब ले लेते हैं ना बिजनेस में, तो वो हो जाता है ड्राइंग्स, राइट. अच्छा, ड्राइंग की वजह से आप क्या होगा, आप मुझे बताओ, थोड़ा सोचो. मैंने पहले कैपिटल इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, अब 10,000 रुपए में वापस ले रहा हूँ, तो मेरा कैपिटल जो है वो बढ़ेगा कि कम होगा? यस, सोचो. पहले मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी 10,000 रुपीज उसमें से मैं वापस बैक ले रहा हूँ, तो अब मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा. यस, अभी मेरा इन्वेस्टमेंट कितना बचेगा बिजनेस में? बाकी का 90,000. ठीक है, तो वो जो ड्राइंग्स है, दैट ड्राइंग्स इज द रिडक्शन इन कैपिटल. क्या है? एक वर्ड ध्यान रखना, ये हाईलाइट कर रहा हूं. ड्राइंग इंडिकेट्स दैट शोज कैपिटल रिडक्शन. कैपिटल में कमी आ रही, डिक्रीज हो रहा है, वो ड्राइंग्स है, राइट. ठीक है, एक यहाँ पे ऑलरेडी बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है, ओनर गिव्स कैपिटल टू बिजनेस. मैं ओनर हूं तो अपने बिजनेस में मैं क्या दूंगा? जो भी दूंगा उसको बोलेंगे कैपिटल. और बिजनेस में से जो मुझे मिलेगा, मतलब बिजनेस गिव्स टू मी, टू ओनर, तो वो हो जाएगा ड्राइंग. तो उसके लिए स्क्रीन पे देखो वर्ड है, बिजनेस गिव्स ड्राइंग टू ओनर. ठीक है, इजी है. अब लायबिलिटी, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है. लायबिलिटी मतलब कर्जा. देव गुजराती में कहवाय ने देव. अगर हमारे ऊपर कोई कुछ अमाउंट का कर्जा है, कुछ पैसे चुकाने हमें बाकी है, तो अकाउंट्स की भाषा में या इन टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग वी कॉल इट एज अ लायबिलिटी. लायबिलिटी, तो उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग बहुत सिंपल है, अमाउंट पेएबल. पेएबल मतलब चुकाना बाकी है, राइट. अमाउंट पेएबल, चुकाना बाकी है, बाय द बिजनेस. ठीक है, बिजनेस की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं चुकाना, किसको चुकाना है? बिजनेस को चुकाना है. फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस और एसेट. आप उधार माल सामान खरीदते हो या सर्विसेज किसी की उधार में आप ले रहे हो, या कोई एसेट या और कोई वैल्यूएबल थिंग आप परचेज कर रहे हो, वो भी कौन सी परचेज? क्रेडिट परचेज. आप उधार खरीद रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे लिए, हमें जो अमाउंट पेएबल है, जो अमाउंट हमें चुकाना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी. या एक दूसरा भी रीजन है, फॉर बोरोड मनी. स्क्रीन पे हाईलाइट की मैंने, फॉर बोरोड मनी. ठीक है, मतलब बोरो, पैसे उधार हमने किसी से लिए हो, बोरो किए हो, तो उसकी वजह से भी जो अमाउंट पेएबल है, अमाउंट चुकाना बाकी है ना, वो हमारा हो गया कर्जा, वो हमारी हो गई लायबिलिटी. अब देखो, लायबिलिटी दो तरह की होती है. एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी. क्या होता है तो मैं आपको समझाऊं पहले, फिर हम इसमें पढ़ते हैं. मैं बिजनेस का ओनर हूं. देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बिजनेस का ओनर हूं, राइट. यू एग्री विद दिस सेंटेंस? से यस. भले ही वीडियो देख रहे हो, यस बोलो मन में. आई एम द ओनर ऑफ माई बिजनेस. अच्छा, मैं बिजनेस हूं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूं. ठीक है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे बिजनेस का मैं ओनर हूं, पर मैं और मेरा बिजनेस, वो दो चीजें अलग हुई कि नहीं हुई? जस्ट थिंक, मी एंड माई बिजनेस. मी मतलब ओनर, ओनर एंड द बिजनेस, दे टू आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, राइट. दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई, एक मत समझ लेना. ठीक है, एक बात आप सीधी तरह से समझ लो. समझो मैं यहां से चला गया, से फॉर एग्जाम्पल, तो बिजनेस चालू रह भी सकता है और कोई टेक ओवर करके चालू कंटिन्यू कर सकता है. चलो मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, ठीक है, अब मैंने एक कंपनी स्टार्ट की है, अब वही कंपनी मैं किसी और को हैंड ओवर कर रहा हूं, तो मैं और मेरी कंपनी दोनों अलग हुए कि नहीं हुए? यस, दे टू आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. समझ रहे हो ना ये बात मेरी? सो आपको एक ये बात एक मन में गांठ कर लो. जस्ट हैव वन क्लियर कट पॉइंट इनटू योर माइंड दैट द ओनर एंड द बिजनेस, दे टू आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, अब आप सोचो, मैं बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो भी पैसे इन्वेस्ट करता हूं, यस, जो भी पैसे इन्वेस्ट करता हूं उसको हम बोलते हैं कैपिटल, राइट. अभी बिजनेस को मैं बोलूंगा, सी द कन्वर्जेशन बिटवीन मी एंड माई बिजनेस, मैं अपने बिजनेस के साथ कुछ बातचीत कर रहा हूं, वो आप देखो, सुनो. ओ माई बिजनेस, आई एम गिविंग ₹10 lakhs टू यू, दैट इज माई कैपिटल. अब देखो मैं क्या बोला, मैंने क्या बोला, दैट इज माई कैपिटल, पर
बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, ये लायबिलिटी हो जाएगा, समझो, बिजनेस के लिए कर्जा हो जाएगा, बिकॉज बिजनेस हैज टू पे दिस अमाउंट बैक टू द ओनर इन सम फ्यूचर टाइम्स, राइट। इन फ्यूचर टाइम्स बिजनेस को ये पैसे रिटर्न तो करने पड़ेंगे, वो भी प्रॉफिट के साथ, इसीलिए तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, है ना। तो समझ लो कि ये जो बिजनेस की लायबिलिटी हो गई, वो बिजनेस की लायबिलिटी अगर business has to pay, if business has to pay the amount to owner, it is internal liability। और समझो, अगर मेरे पास पैसे कम है तो मैं लोन लेके मैं बिजनेस को पैसे दे रहा हूँ, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, वी आर बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक एंड इन्वेस्टिंग इनटू आवर बिजनेस। सो ये भी बिजनेस के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, ये भी बिजनेस का कर्जा हो गया। अब बिजनेस के दो कर्जे हो गए, एक तो 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे वो, और 5 लाख रुपए की सपोज हमने लोन ली थी वो, तो 15 लाख रुपए भी बिजनेस में है। तो ये 15 लाख रुपए बिजनेस की हो गई लायबिलिटी, ये बिजनेस का हो गया कर्जा, ठीक है, कर्जा हो गया। अब उसमें से 10 लाख किसको चुकाने पड़ेंगे, टू हुम इट इज पेड, टू ओनर। और 5 लाख किसको चुकाने पड़ेंगे, टू हुम इट इज पेड, इट इज टू बी पेड टू बैंक, राइट। तो जो पैसा, द अमाउंट which is payable by the business to the owner is internal liability, and the amount which is payable by the business to the bank, right, to the bank, it is known as external liability। मतलब बिजनेस को अगर ओनर को पैसे चुकाने बाकी है तो हो जाएगी इंटरनल लायबिलिटी, और ओनर के सिवा कोई और भी बंदा हो, किसी और के साथ कर्जा ट्रांजेक्शन किया और कर्जा हो, तो वो हो जाएगी एक्सटर्नल लायबिलिटी, राइट। So business has to pay several liabilities। बहुत सारे बिजनेस कर्जा भी होता है, तो जो कर्जा with the amount which is payable to the owner, it is internal liability, and the amount payable by the business to the person other than owner। क्या बोल रहा हूँ, बैंक के लिए अभी मैं थोड़े वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, to the person other than owner is known as external liability, ठीक है। सो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये इसी पॉइंट में कवर हो जाता है। इन अकाउंटिंग बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी, ठीक है, दोनों अलग अलग उनका एग्जिस्टेंस है। अभी ये सेंटेंस है, व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस इज प्रोवाइडिंग कैपिटल टू बिजनेस, जब ओनर बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करता है तो वो बिजनेस के लिए यस इंटरनल लायबिलिटी बन जाती है, इट बिकम्स इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। और आगे पढ़ता हूं मैं, हाईलाइट कर रहा हूं, द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द थर्ड पार्टी। क्या बोल दिया, थर्ड पार्टी, क्योंकि पहले मैं हूं, मेरा बिजनेस है, तो हम दो पार्टीज तो हो गए, अब उसके अलावा किसी और को चुकाने बाकी है, हमें चुकाने बाकी है, ठीक है। हमारा कर्जा है, पर ओनर, it is not paid to owner, it is to be paid to any other party, any third party for credit purchase of goods or assets or services, ठीक है। आप माल सामान उधार खरीदते हो, सर्विसेज किसी की उधार में ले रहे हो, या और कोई वैल्यूएबल थिंग आप खरीद रहे हो उधार पे, तो आपका जो कर्जा होगा, हमारा जो बिजनेस का जो कर्जा होगा, वो हो जाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। या एक और भी हो सकता है, पेएबल अमाउंट फॉर बोरोड मनी। बोरोड मनी, हम पैसे मांगते हैं, उधार किसी से लेते हैं, कुछ टाइम बाद हम रिटर्न कर देंगे, तो हमारे लिए अभी तो कर्जा हो गया है ना। सो वो बिजनेस के लिए जो ऐसा कोई कर्जा है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी, राइट, बिकॉज द अमाउंट इज टू बी पेड टू द पर्सन अदर देन ओनर, ओनर के अलावा किसी और को पैसे चुकाने पड़ेंगे, राइट, तो वो जाएगी एक्सटर्नल लायबिलिटी। और दो भी उसके टाइप्स हैं, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। बहुत ईजी है, करंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, और नॉन करंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। मैं दिखा दूं आपको, ये रहा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपको याद रहेगा ना, तो बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा। देखो, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, जो लायबिलिटी या जो कर्जा हमें 1 साल के अंदर चुकाना पड़ेगा, वो कर्जा, वो अमाउंट है, वैसी लायबिलिटी है, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म। और 1 साल या उससे ज्यादा चुकानी पड़ेगी, ऐसे इतना टाइम ड्यूरेशन है अपने पास,
तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब कि नॉन करंट लायबिलिटी, राइट। बहुत ईजी है, देखो हाईलाइट कर रहा हूं मैं। अ लायबिलिटी, ऐसा कोई कर्जा विच इज टू बी पेड विद इन 1 ईयर बाय द बिजनेस, 1 साल के अंदर चुकानी पड़ेगी बिजनेस को, इज नोन एज करंट लायबिलिटी। और आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, लायबिलिटी विच इज टू बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड मोर देन 1 ईयर बाय द बिजनेस, क्या लिखा हुआ है देखा ना, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा समय के बाद हमें चुकानी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगी, इट इज नोन एज नॉन करंट लायबिलिटी। और अब आपको क्लियर कट दिमाग में बैठ जाएगा शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है। 1 साल या उससे कम हो तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे उसको, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आगे है एसेट्स। एसेट का सिंपल मीनिंग है एनी वैल्यूएबल थिंग, कोई भी मूल्यवान चीज। जैसे अभी मैंने ये रिस्ट वॉच पहनी हुई है, सपोज मैं बोलूं कि ये बहुत ही मूल्यवान है, इट इज वेरी वर्दी, इट इज वेरी कॉस्टली, तो मैं बोलूंगा इट इज माई एसेट, राइट, इट इज माई एसेट। हमारी मिलकत से हो कही શકો છો, कोई भी वैल्यूएबल थिंग हो। अच्छा ये सुनो, अगर मैं ये रेंट पे लाया हूं, से फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी खुद की, हाँ भाई उल्टा उल्टा मत सुनना, मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज ये मैं रेंट पे लाके पहन लिया मैंने ये, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये मेरी चीज है, ये हमारी मिलकत है, दिस इज माई एसेट। कैन आई से लाइक दिस? नो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। तो देखो, एक तो वैल्यूएबल चीज होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन मैंने बातों में आपको समझा दी कि उसकी ओनरशिप मेरी होनी चाहिए। रेंट पे होगी तो नहीं चलेगी भाई। अगर समझो कोई चीज मैं रेंट वाली चीज, तो उसके हम कभी मालिक अपने आप को नहीं बोल सकते, राइट। सो ओनरशिप मस्ट बी देयर, मतलब आप अगर ओनर हो, वैल्यूएबल चीज है आपके पास, तो आप बोल सकते हो कि इट इज माई एसेट। बस इतना याद रखो, एसेट का मीनिंग हो गया। अभी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में देखते हैं। एसेट मीन्स एनी, मिला ना, एनी सच टेंजिबल और इनटेंजिबल, समझा रहा हूं टेंजिबल इनटेंजिबल क्या होता है, समझा रहा हूं। एनी सच टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आइटम होनी चाहिए, विच इज ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस, जिसका ओनर मैं हूं या मेरा बिजनेस है, एंड हैज इकोनॉमिक वैल्यू, और जिसकी कुछ इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल वैल्यू, मॉनेटरी, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों में उसका कुछ मूल्य होना चाहिए। इमोशंस में मूल्य नहीं चलेगा, इमोशनल वैल्यू नहीं बोला हुआ है, क्या कौन सी वैल्यू बोली हुई है, इकोनॉमिक वैल्यू, दैट इज फाइनेंशियल वैल्यू। मतलब ऐसी कोई भी प्रोडक्ट और आइटम जिसका मैं मालिक हूं और जिसकी कुछ वैल्यू है, जिसकी कुछ नोटिसेबल वर्थ है, उसको हम बोलेंगे एसेट, बराबर। अब एक वर्ड था, ये रहा टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो मैं आपको आगे पॉइंट्स में ही समझा देता हूं। टेंजिबल का मतलब होता है विजिबल, और इनटेंजिबल का मतलब होता है इनविजिबल। तो कोई कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप देख सकते हो, कुछ नहीं देख सकते हो, वो इनविजिबल होती है। तो एग्जैक्टली क्या मीनिंग है उसका आगे आ रहा है, इसलिए मैं साथ में उसी में लूंगा। टेंजिबल इनटेंजिबल, ठीक है, इसका मीनिंग मैं अभी आपको अगले 3-4 मिनट में मैं आपको समझा रहा हूँ, हाँ देखना। अब एसेट्स के 3 टाइप हैं, एक है नॉन करंट एसेट्स, एक है करंट एसेट्स, और एक है फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। देखते हैं वन बाय वन। वैसे नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी पता ही है ना आपको, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब 12 महीने से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन हो वो, और करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म, मतलब कि 1 साल के अंदर तक का ड्यूरेशन हो वो। बस बिल्कुल ऐसा वही यहाँ पे वही समझ लेना है। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर इसको आइडेंटिफाई करना है आपको। लाइक नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स आर ऑल्सो फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, खत्म बात। नॉन करंट एसेट्स आर ऑल्सो फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए आपके पास कोई चीज है, कोई तुम्हारी पास मिलकत है, कोई वैल्यूएबल इकोनॉमिक जिसकी वैल्यू हो, वर्थ, ऐसी कोई आपकी ओनरशिप में ऐसी कोई चीज है, गाड़ी बंगला, राइट, जमीन जायदाद, ऐसे सब बोलते हैं ना, तो वो सब हमारे लिए क्या हो जाता है, नॉन करंट। क्योंकि गाड़ी बंगला जमीन जायदाद ये सब समझो हम 1 साल से ज्यादा, मतलब 5-10 या हमारे लाइफ टाइम में वो हमारी एसेट रहती है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म उसको बोलते हैं।
दे आर ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म एसेट्स, और दूसरा भी नाम है फिक्स्ड एसेट्स। डन। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स मैं यहाँ तक आधे अधूरे लूंगा, देखना क्यों, देखना अभी। लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन मकान हुए ना, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, यहाँ तक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। वैसे नॉन करंट एसेट्स के दो टाइप होते हैं, ये रहे, एक है टेंजिबल एसेट और एक होती है इनटेंजिबल एसेट्स। आया था ना ऊपर डेफिनेशन में भी, टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम विच इज ओनरशिप ऑफ बिजनेस, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, याद है ना। यस, तो टेंजिबल मतलब विजिबल, जिसका कुछ एग्जिस्टेंस होता है। देखो मैं पढ़ लेता हूँ, इसमें से आपको आ जाएगा पता चल जाएगा। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कुछ रूप रंग आकार होता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब ये होता है, राइट। एंड टेंजिबल एसेट्स कैन बी सीन एंड कैन बी टच्ड। तीन वर्ड्स हैं, थ्री फ्रेजेस आर देयर, having physical existence, can be seen, can be touched. Then having physical existence, can be seen, can be touched. So those assets are tangible assets. तो वो जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसका अस्तित्व होता है, रूप रंग आकार होता है, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। એને કહેવાય દ્રશ્ય મિલકતો, દ્રશ્ય જોઈ શકાય એવી। तो उसमें कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, देखो ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर। ऊपर भी आया था ना नॉन करंट के एग्जाम्पल में, राइट। हाँ, अभी नॉन करंट में वापस ऊपर जाते हैं, और कुछ नॉन करंट के भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, फ्रेंचाइजी, ठीक। तो ये जो एग्जाम्पल्स है वो इनटेंजिबल के हैं। और इनटेंजिबल का एक बार हम स्टार्ट कर, ये 11th पॉइंट है वो, intangible word itself clarifies the meaning of this asset. Intangible assets do not hold physical existence. उनका रूप रंग आकार नहीं होता है, उनका कोई एग्जिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। These can not be seen and touch. उसको ना आप देख सकते हो ना आप टच कर सकते हो। तो वैसी जो हमारे पास एसेट्स होती है वो होती है क्या, इंटेंजिबल एसेट्स। और उसके एग्जाम्पल्स है ये ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का सिंपल मीनिंग होता है लोगो। जैसे एप्पल कंपनी, एप्पल का मोबाइल फोन है समझो, तो उसका एप्पल एक बाइट वाला, राइट, एप्पल का जो शेप है ना वो उसका ट्रेडमार्क हो गया, लोगो हो गया, उसको हम ट्रेडमार्क यहाँ पे बोलते हैं। कॉपीराइट्स, ये भी हमारे लिए एक इनटेंजिबल एसेट्स है। आप अपनी बुक लोगे ना, जैसे अभी मेरे सामने ये 12th स्टैंडर्ड की एक बुक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये 12th स्टैंडर्ड की स्टैटिस्टिक्स की बुक है, राइट, पार्ट 1 स्टैंडर्ड 12 लिखा हुआ है ना। अब मैं उसका एक पेज टर्न कर रहा हूँ, आप भी अपनी कोई भी बुक पे देख लेना। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट है। आप अपनी कोई भी नोटबुक में चेक कर लेना, कॉपीराइट लिखा और ऊपर इधर 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 फर्स्ट लाइन में सी करके फिर सर्कल किया हुआ है, मिला ना। यस, ये वाला हाँ। तो ये कॉपीराइट का सिंबल है। और कॉपीराइट का सिंबल का मतलब क्या होता है कि आप इस बुक की कॉपी नहीं कर सकते विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द बोर्ड। जो गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड है, उसका जो टेक्स्ट बुक का जो डिपार्टमेंट है, मतलब इन शॉर्ट आप बोर्ड से परमिशन लिए बगैर इस बुक की कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो कॉपीराइट्स होते हैं। और आपने कोई मूवी बनाई, आपने कोई म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया, प्रिपेयर किया, म्यूजिक कंपनीज होती है ना, या ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म मेकिंग कंपनीज होती है, तो वो अपनी जो भी आर्टिस्टिक उनकी जो भी आर्ट होती है, जो भी म्यूजिक बनाते हैं या मूवी बनाते हैं, तो उसकी भी कॉपी आप नहीं कर सकते। पता है ना आप, वो पायरेटेड कॉपीज आपने सुना होगा वर्ड, राइट। सीडीज उसकी मिलती है 20, 30, 40 रुपए में सीडी मिलती है, उसमें न्यू मूवीज आती है ना। तो ये सब क्या है, ये कॉपीराइट का वायोलेशन है। ये कॉपीराइट लॉज होते हैं, कायदे कानून बनाए हुए होते हैं कि भाई किसी की बनाई हुई चीज आप कॉपी पेस्ट करके फ्री में नहीं देख सकते, राइट। तो अगर ऐसे कोई करता है तो वो कानून तोड़ता है। दैट इज द केस ऑफ
वायोलेशन ऑफ लॉ, कायदे कानून तोड़ने का, उसका उल्लंघन करने, ऐसा केस आपके ऊपर बन जाएगा, कुछ अलग अलग उसकी पनिशमेंट्स भी आपको मिल सकती है। सो कॉपीराइट का मतलब समझ लो कि कोई भी बुक पब्लिशर है, कोई भी म्यूजिक कंपनी है, कोई भी फिल्म मेकिंग कंपनी है, अपनी जो भी आर्ट क्रिएट करती है, ठीक है, अपने हिसाब से अपना टैलेंट से जो भी बुक बनाई जाती है, लिखी जाती है, फिल्म बनाई जाती है, तो उसकी आप कॉपी नहीं कर सकते, तो वो उनके लिए एसेट हो गई। ये तेमना माटे मिलकत थी, दैट बिकम्स द एसेट फॉर देम, राइट। पेटेंट, गुडविल, फ्रेंचाइजी लाइसेंस, ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स है। वो एग्जांपल्स अभी वन बाय वन हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैं क्लासरूम में आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा, ठीक है। आपको इसमें एग्जांपल्स थोड़े याद रखने हैं, ध्यान रखना टेंजिबल के इनटेंजिबल में ना चले जाए और इनटेंजिबल के टेंजिबल में ना चले जाए। एग्जांपल्स, टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, राइट। सीन कैन बी सीन, कैन बी टच। लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, प्लांट मशीनरीज, ये सब होता है उसमें। और पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, फ्रेंचाइजी लाइसेंस एक्सेट्रा, वो इनटेंजिबल के एग्जांपल्स हैं। अब एक होता है करंट एसेट का टाइप, राइट। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, ऑफ दैट काइंड ऑफ whose टाइम ड्यूरेशन इज ऑफ लेस देन 1 ईयर। ऐसी कोई भी चीज मेरे बिजनेस में हो जो मैं 1 साल से कम टाइम के लिए मैंने रखी हुई है, जैसे कि ये ऑफिस, क्या ऑफिस मैंने 1 साल से कम टाइम के लिए रखी हुई होगी? जस्ट अप्लाई द कॉमन सेंस, नहीं ये तो मेरी लॉन्ग टर्म हो गई ना भाई, ये तो मैं हर साल थोड़ी ना बदलता फिरूंगा, राइट। पर हाँ, मेरे पास ये है मार्कर बोर्ड पेन, राइट, मार्कर पेन, व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन। अब ये चीज, क्या मेरा टारगेट ऐसा होगा कि मैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, लाइफ टाइम इसको संभाल के रखूंगा और लॉन्ग टर्म चलाऊंगा? नहीं, ये तो 1 साल चले तो भी इनफ है, राइट। तो अगर ऐसी कोई एसेट है, ऐसी कोई मूल्यवान चीज है जिसका यूटिलाइजेशन 1 साल से कम समय के लिए है, तो वो हो जाएगी हमारे लिए करंट एसेट्स। और इसका एक और भी क्राइटेरिया है कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, इसको आप बेच के तुरंत आप पैसे रियलाइज कर सकते, पैसे आपको मिल सकते हैं, राइट। अभी मैं लैंड एंड बिल्डिंग बेचने जाऊंगा, जमीन मकान बेचने जाऊंगा, और आप समझो कि मैं ये मार्कर पेन बेचने जाऊंगा, तो जल्दी बेचने के चांसेस कौन से हैं? तो जो छोटी है, वैल्यू भी कम है, और जिसका यूज है ना वो शॉर्ट टर्म है, तो मतलब मार्कर पेन, राइट। तो ऐसी कुछ चीज होगी अगर हमारे बिजनेस में, तो उसको हम बोल देंगे करंट एसेट्स, उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन शॉर्ट उसको हम बेच के पैसे हमें मिल सकते हैं। क्या क्या होता है करंट एसेट्स? आपकी मिलकत, हमारी करंट एसेट्स कौन सी होती है? एग्जाम्पल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल हाईलाइट मैंने कैंसिल कर दिया, अलग से पॉइंट आएगा, पर डेटर्स का मतलब समझ लो कस्टमर्स, जिनको हमने उधार माल बेचा हुआ है ना, वो कस्टमर्स। अब उनसे हमें जो पैसे लेने बाकी है, तो वो भी हमारे लिए वन टाइप ऑफ एसेट ही हुई ना। वो अमाउंट रिसीवेबल जो है, देखो अमाउंट पेएबल होता है वो क्या होता है, अमाउंट पेएबल होता है वो क्या होता है, लायबिलिटी, वो कर्जा होता है। बट अमाउंट रिसीवेबल अगर है हमारे पास, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसेट। तो डेटर और बिल रिसीवेबल जो है ये बाद में आ जाएगा आगे। रॉ मटेरियल स्टॉक, फिनिश्ड स्टॉक, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे बिजनेस अगर हम करें तो हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है, स्टॉक मतलब माल सामान, गुड्स जो हमने बेचने के लिए रखे हो ना, वो चीजें, तो उसको हम बोलेंगे करंट एसेट्स, राइट। आगे है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट तो ऊपर करंट अकाउंट की जो हमने लिस्ट देखी ना, देखो ये वाली लाइन में, हाँ ये वाली लाइन में करंट एसेट्स की 3rd लाइन देखो, इन करंट एसेट कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, रॉ मटेरियल स्टॉक, फिनिश स्टॉक, ये सब ये करंट एसेट्स के एग्जांपल थे। अब इसमें से सिर्फ आप स्टॉक हटा दो, क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ स्टॉक हटा देना है, तो जो आपकी बाकी एसेट्स बचेंगी वो आपकी लिक्विड एसेट्स उसको बोलते हैं। देखो आगे समझाता हूँ इसी में। लिक्विड एसेट्स मतलब समझ लो वो एक सब कैटेगरी ऑफ करंट एसेट्स। वैसे हमने देखा एसेट के 3 टाइप होते हैं, एक नॉन करंट एसेट, एक करंट एसेट और एक फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट आगे आ ही रहा है, वो हम सीखेंगे। तो नॉन करंट एसेट उसमें वापस 2 थे, इंटेंजिबल, टेंजिबल। अब करंट एसेट में वापस उसकी एक कैटेगरी आ रही है
कौन सी? लिक्विड एसेट्स। कौन सी? लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो लिक्विड एसेट इज अ सब कैटेगरी ऑफ करंट एसेट्स। ऑल करंट एसेट्स, क्या लिखा है देखो, ऑल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक, बस स्टॉक को एक्सक्लूड कर दो, स्टॉक को हटा दो। उसके अलावा सारी करंट एसेट्स जो भी है आपके पास, सारी एसेट्स जो 1 साल से कम टाइम के लिए आप यूज करने वाले हो, बट स्टॉक को छोड़ के, वो हो जाएंगी आपकी लिक्विड एसेट्स। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज लिक्विड। और उसके एग्जांपल देखो, खाली स्टॉक को हटा देना है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, वो सब क्या हो गया? लिक्विड एसेट हो गया। ठीक है, तो आज का ये जो फर्स्ट इंट्रो टाइप सेशन था, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें भी अकाउंट्स में आपको पहले जो टर्म्स, नए नए शब्द सीखने होते हैं, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और देखना, डेमो में मेरी स्पीड कुछ अलग थी और इसमें मेरी स्पीड रेगुलर स्पीड है। उस पर मैं थोड़ी फास्ट स्पीड में ले रहा था, जिन्होंने भी मेरे डेमो क्लास अटेंड किए होंगे वो। पर अभी हम थोड़ी रेगुलर, मतलब मॉडरेटेड स्पीड में जाएंगे, फास्ट में हम नहीं जाएंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज न्यू वर्ड्स बाय टेकिंग प्रॉपर टाइम विथ फुल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो मल्टीपल टाइम्स देखना, जरूर देखना, और रिवीजन पर्पस के लिए भी ये काफी काम लगेगा आपको। ये बेस है, ये आपको समझ में आया तो आगे जो भी प्रैक्टिकल सम्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स सॉल्विंग हमें करने होंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या चीज किसका प्लस, किसका माइनस, किसका क्या कैलकुलेशन करना है, वो सब आपको बाद में पता चलेगा। और मैंने काफी बच्चों को बता दिया, आपको पता भी होगा मोस्ट ऑफ, कि भाई 11th-12th हमारा जो गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड है, स्टेट बोर्ड से हम, गुजरात स्टेट बोर्ड से हम 11th-12th कॉमर्स करें तो उसमें कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, तो आपको ज्यादा मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, भाई इतने बड़े बड़े सम्स सॉल्व करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दिमाग ज्यादा चलाना है यहाँ पे। ठीक है, जो भी समझाया जाता है बहुत इजी है, बस अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूं तो अच्छी तरह से आप समझ लो, बस उसके बाद रास्ता आसान है। हमारा सफर भी बहुत ही, हमारी जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी ये कॉमर्स की स्ट्रीम में, और आपका करियर भी बहुत अच्छे से बनेगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आगे वाला जो बाद में जो लेक्चर होगा वो थोड़ा लेंदी भी धीरे धीरे हम करते जाएंगे, और स्पीड भी हम धीरे धीरे लेते रहेंगे।